नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 15 जुलाई 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो along with its PDF with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs course in English. पहला प्रश्न है, दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहन सुब्रमण्यम। इन्होंने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनिकर का स्थान लिया है। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम का 36 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय सेना में विशिष्ट सैन्य करियर है। हाल ही में इन्होंने मध्य भारत में जनरल ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री रीजन के रूप में कार्य किया था। ध्यान में रखिएगा, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक है। यह जुलाई 2011 में बने दक्षिण सूडान में दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सहयोगी है। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन में। विश्व शांति मंच 2022 का 10वां संस्करण बीजिंग में सिंघुआ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। विश्व शांति फोरम के एक भाग के रूप में ब्रिक्स सहयोग अवसर और चुनौतियां पर पैनल चर्चा आयोजित की गई। चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत पैनल की इस चर्चा में शामिल हुए। किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा पाइवोट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास। पाइवोट रोगियों में कैंसर पैदा करने वाले जीन की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। यह एआई आधारित उपकरण व्यक्तिगत कैंसर उपचार के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करेगा। पाइवोट को उन चीजों की भविष्यवाणी करने के लिए डिजाइन किया गया है जो कैंसर पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गीता गोपीनाथन। यह सम्मान पाने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय हैं। पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर चित्रित होने वाले पहले भारतीय रघुराम राजन थे। रघुराम राजन ने 2003 से 2006 के दौरान आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक के रूप में कार्य किया। गीता गोपीनाथन को अक्टूबर 2018 में आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था। वह इस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंध निदेशक हैं। 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शमी। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 12 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में जॉस बटलर का विकेट लेते ही अपना 150वां विकेट पूरा किया। अजीत अगरकर ने 97 वनडे पारियों में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज होने का खिताब अपने नाम किया था, लेकिन शमी ने केवल 80 पारियों में यह कारनामा किया है और अगरकर का खिताब छीना है। विश्व क्रिकेट की बात करें तो सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क के नाम है, जिन्होंने 77 पारियों में यह कीर्तिमान हासिल किया है। जो छात्र इस YouTube चैनल पर जारी सभी करंट अफेयर्स वीडियोस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आपको एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ की आवश्यकता क्यों है। एमपीएन एकेडमी पीडीएफ ही क्यों? दोस्तों, हमने करके दिखाया है। पिछले 3 वर्षों में 4 महत्वपूर्ण एग्जाम्स हुए हैं और उसमें एमपीएन एकेडमी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2020 में 27 दिसंबर को, जिसमें से 41 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स सेक्शन से। 36 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस कितना रहा? 87.80%। 2021 में बीपीएससी द्वारा कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया था, तो हमने सेकेंड बेस्ट एग्जाम को लिया है बिहार एसआई प्रीलिम्स एग्जाम 2021। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 36 करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 31 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा 86.11%। यह एग्जाम 26 दिसंबर को हुआ था। 2022 में 2 परीक्षा हुई है। एक परीक्षा तो रद्द हो गई है, कैंसिल हो गई है पेपर लीक के कारण से। 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 2022 8 मई को यह एग्जाम हुआ था, जिसमें से 30 प्रश्न करंट अफेयर्स सेक्शन से पूछे गए थे। 26 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.7
7.7%। अभी रिसेंटली बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई है 15 मई को, जिसमें 35 करंट अफेयर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पिछले 4 परीक्षा में 85% से ज़्यादा प्रश्न एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से टैली हुआ है। दोस्तों, इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स क्वेश्चन और एमपीएन एकेडमी में कहां से टैली हुआ है पूरे प्रमाण के साथ वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एमपीएन एकेडमी और इस प्रकार से ये लोगो दिखेगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का री एग्जाम देने वाले हैं या 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इससे आपको करंट अफेयर सेक्शन में रिसेंट ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैटर्न का पता चलेगा, साथ ही साथ एमपीएन एकेडमी पीडीएफ को कैसे इस्तेमाल आपको करना है ये भी पता चलेगा। आइए अब चर्चा करते हैं कि इन पीडीएफ कोर्स में किस प्रकार की सामग्री मिलेगी आपको। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी दोनों का कोर्स उपलब्ध है करंट अफेयर्स का। इन करंट अफेयर्स के साल भर के कंटेंट को रिवाइज करने में आपको केवल 18 घंटे का समय लगेगा। कैसे? देखिए, 3 प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज फॉर्मेट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, इसमें आपको 50 पीडीएफ मिलेगा साल भर में। 1 महीने में 4 पीडीएफ मिलती है, तो 12 महीने का 48 पीडीएफ हो गया, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट, कुल मिला के 50 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप इन वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। सेकेंड नंबर पे है मासिक करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स में। ये आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मिलेगा। 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग आधा घंटा का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। थर्ड नंबर का कंटेंट है वो है बिहार मंथली करंट अफेयर्स, बिहार मासिक करंट अफेयर्स। इसमें एमसीक्यूज भी मिलेगी और शॉर्ट नोट्स भी मिलेगी। इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने के 12 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर लेंगे। तो कुल 18 घंटे में आप एक साल भर के कंटेंट को रिवाइज कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा कि 67वीं बीपीएससी का जो एग्जाम है वो काफ़ी डिले हो गया है। इसे आपको नवंबर 2020 से स्टडी करना है और एग्जाम डेट से जस्ट 1 महीने पहले तक, तो लगभग 1.5 साल का कंटेंट आपको स्टडी करना है इसमें। तो लगभग आपको 25 घंटे का समय लगेगा, एक बार आप रिवाइज कर पाएंगे। यदि एग्जाम से पहले 5 से 6 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ जाएगा। 68वीं बीपीएससी के लिए कंटेंट जनवरी 2022 से दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये पीडीएफ मिलेगा कैसे? आपको एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप एमपीएन एकेडमी सर्च कीजिए, वहां पर आपको ये लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सबसे नीचे देखेंगे तो स्टोर सेक्शन मिलेगा आपको ऐप पर, वहां पर क्लिक कीजिए और 67वीं या 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स सेलेक्ट कीजिए। जैसे उसे सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। शुल्क का भुगतान करें और सभी पीडीएफ आपको कंटेंट सेक्शन में वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। फिनलैंड के टाम्परे में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए किसने 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज पदक जीता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भगवानी देवी। यह जो टूर्नामेंट है यह 35 वर्ष या इससे अधिक आयु के एथलीटों के लिए एथलेटिक्स के खेल का संस्था है। 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने 29 जून से 10 जुलाई के बीच आयोजित की गई इस प्रतियोगिता के 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में 24.74 सेकंड का समय लेते हुए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इन्होंने शॉटपुट और जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता। भगवानी देवी ने राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीता था, जिसके बाद इन्होंने फिनलैंड में विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु क्वालिफाई किया था। तो देखिए, 94 वर्ष की दादी को गोल्ड मेडल जीतते हुए। नासा ने 11 जुलाई को किस टेलीस्कोप से ब्रह्मांड की ली गई पहली रंगीन छवि जारी की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में नासा के प्रशासक बिल नेल्सन की मौजूदगी में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई पहली तस्वीर जारी की। यह अब तक देखे गए ब्रह्मांड का उच्चतम रिजोल्यूशन यानी सबसे डीप तस्वीर है। नासा ने हाल ही में जेम्स वेब के पहले 5 ब्रह्मांडीय लक्ष्यों का खुलासा किया था। इनमें कौन कौन से शामिल हैं? करीना नेबुला, WASP 96b, दक्षिण रिंग नेबुला,
स्टीफन की पंचक और स्मैक्स 0723। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है, जिसे नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडाई स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है। सी गार्जियंस 2 समुद्री अभ्यास हाल ही में किस देश द्वारा किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चीन और पाकिस्तान। सी गार्जियंस 2 समुद्री अभ्यास 10 से 13 जुलाई 2022 तक शंघाई के वुसोंग में सैन्य बंदरगाह पर पाकिस्तान नौसेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी द्वारा जल और हवाई क्षेत्र में आयोजित किया गया। यह नौसैनिक अभ्यास समुद्री सुरक्षा खतरों के प्रति संयुक्त प्रतिक्रिया में सुधार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और दोनों देशों की नौसेनाओं की नौसेना क्षमताओं को बढ़ाना है। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माने जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हाल ही में हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विजयेंद्र कुमार सिंघल। भारत में इंटरनेट की शुरुआत और इसे विकसित करने में विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन विजयेंद्र कुमार सिंघल का अहम योगदान था। विजयेंद्र कुमार एक IITian थे जो कि IIT खड़गपुर से संबंधित है। सिंघल ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी इमरसैट को छोड़कर साल 1991 में VSNL, फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा, विदेश संचार निगम लिमिटेड का कार्यभार संभाला था। VSNL के अध्यक्ष के रूप में नौकरशाही बाधाओं के माध्यम से आगे बढ़ने की इनकी क्षमता के लिए इन्हें औपचारिक रूप से बुलडोजर के रूप में जाना जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप VSNL 1991 में $125 मिलियन की कंपनी से बढ़कर 1998 तक $1.65 बिलियन की संचार कंपनी बन गई थी। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट्स में भारत का स्कोर क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 0.629। टॉप देश देख लीजिए, पहले नंबर पर आइसलैंड है और बॉटम में सबसे लास्ट पोजीशन पर है अफगानिस्तान 146 पोजीशन पे। इस सूचकांक में 146 देशों के बीच भारत की जो रैंक है वो है 135 और भारत का जो ये स्कोर रहा है 0.629, यह पिछले 16 साल में भारत का 7वां सबसे बड़ा स्कोर है। इस रिपोर्ट में भारत ने आर्थिक भागीदारी और अवसर पर अपने प्रदर्शन में सबसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव दर्ज किया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 4 प्रमुख आयामों या उप सूचकांकों में लैंगिक समानता के निर्देश चिन्ह करता है। भारत स्वास्थ्य और उत्तर जीविका में सबसे लास्ट पोजीशन पर आया है 146वें नंबर पर। आर्थिक भागीदारी और अवसर में 143, शैक्षिक प्रगति में 107, हालांकि राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत की रैंक है वो है 48। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। सूची में इसके बाद शिकागो, मेडेलिन, ग्लासगो, एम्स्टर्डम, प्राग और माराकेच का स्थान है। बर्लिन, मॉन्ट्रियल और कोपेनहेगन टॉप 10 सर्वश्रेष्ठ शहरों में शामिल है। वहीं इस सूची में भारतीय शहरों में मुंबई 14वें स्थान पर है, जबकि दिल्ली 26वें स्थान पर है। नए संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6.5 फीट। नए संसद के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट ध्यान में रखिएगा टाटा ग्रुप को मिला है। उनकी तरफ से मूर्ति शिल्पियों लक्ष्मण व्यास और सुनील देवड़े को इस स्तंभ को बनाने का दायित्व मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई को इसका अनावरण किया है। ये तस्वीर देखिए। भारत का राज्य चिन्ह जो ओरिजिनल है राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में वह 7 फीट ऊंची है, जबकि ये जो सेंट्रल विस्टा पर बना है ये 6.5 फीट ऊंची है। कुछ और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लीजिए। जो मूल स्तंभ है सारनाथ में, इसमें कुल 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र वल्लरी में एक हाथी, चौकरी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। तो कई बार जानवरों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। क्रिस पिंचर की नियुक्ति से जुड़े विवाद का संबंध किस देश से है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इनके खिलाफ 41 मंत्रियों ने बगावत कर दी थी। बोरिस जॉनसन की कुर्सी जाने की असल वजह इसी साल फरवरी में क्रिस पिंचर को कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि वहां की सत्तारूढ़ पार्टी है, का चीफ व्हिप नियुक्त किया जाना बताया जा रहा है। क्रिस पर सेक्स स्कैंडल के आरोप हैं। बोरिस जॉनसन ने क्रिस के आरोपों की जानकारी होने के बावजूद इन पर कोई एक्शन नहीं लिया और अब इनकी खुद की कुर्सी चली गई है। किस राज्य में स्थित मानगर पहाड़ी की चोटी को 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित करने की घोषणा की गई है?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित इस जगह को आदिवासी जलियांवाला के नाम से भी जाना जाता है। 17 नवंबर 1913 को ब्रिटिश सेना ने विरोध में सभा कर रहे आदिवासियों पर गोलियां चला दी थी, जिसका नेतृत्व गोविंद गुरु समुदाय के एक नेता ने किया था, जिसमें 1500 से अधिक लोग मारे गए थे। भीलों को आमतौर पर राजस्थान के धनुषधारी यानी बोमैन के रूप में जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। यह दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जनजाति है भील, तो इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित करने की घोषणा हुई है। केंद्र की नई शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12 जुलाई को बाल वाटिकाओं का उद्घाटन कर सूबे में नई शिक्षा नीति का औपचारिक शुभारंभ किया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पहली बार स्कूली शिक्षा में प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। पहले चरण में 20,000 आंगनबाड़ियों में से 5,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में NCC का भी प्रावधान रखा गया है और शिक्षा का पैटर्न क्या है? 5+3+3+4। हाल ही में किस देश में डेरेचो नामक तूफान का प्रभाव देखा गया है जिससे आसमान का रंग हरा हो गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। डेरेचो आमतौर पर मध्य और पूर्वी अमेरिका के हिस्सों में आते हैं। जैसे ही तूफान आया लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। बिजली की लाइनें टूट गई और पेड़ धराशायी हो गए। तूफान के चलते वातावरण में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। ऐसे में भारी मात्रा में पानी के साथ लाइट यानी प्रकाश के टकराव के कारण तूफान के दौरान आसमान हरा हो जाता है। तस्वीर में देखिए दोनों तरफ बड़ी बारिश की बूंदें और ओले नीली तरंग को छोड़कर बाकी सभी तरंगों को इधर उधर बिखेर देते हैं। यह एक गर्म मौसम की घटना है जो आमतौर पर जून और जुलाई में होती है। किस कंपनी द्वारा स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गूगल। 6 जुलाई को गूगल द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम 9 सप्ताह तक वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा। इसमें गूगल सहयोगियों और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के नेताओं के बीच फायरसाइड चैट शामिल होंगे। गूगल स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल में फिनटेक, भाषा, नौकरी खोज, सोशल मीडिया एवं नेटवर्किंग, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स तथा बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स सहित कई विषय शामिल होंगे। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसे प्रतीक कुमार द्वारा डिजाइन किया गया है जो IISc में PhD छात्र हैं। आर्यभट्ट 1 का अर्थ एनालॉग रिकॉन्फिगरेबल टेक्नोलॉजी एंड बायस स्केलेबल हार्डवेयर फॉर AI टास्क है। टीम ने अगली पीढ़ी के एनालॉग कंप्यूटिंग चिपसेट विकसित करने के लिए एक डिजाइन ढांचा तैयार किया है। ये चिपसेट तेजी से काम कर सकते हैं। यह विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में उपयोग किए जाने वाले डिजिटल प्रोसेसर की तुलना में कम बिजली का उपयोग करेगा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 8 जुलाई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन्होंने सबसे पहले किस वर्ष प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2006 में। शिंजो आबे जापान के इतिहास के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्होंने 26 सितंबर 2006 से 26 सितंबर 2007 और 26 सितंबर 2012 से 16 सितंबर 2020 तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। जापान के नारा शहर में शिंजो आबे को एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक हमलावर तेत्सुया यामागामी द्वारा गोली मार दी गई थी। शिंजो आबे ने अबेनॉमिक्स की अवधारणा दी थी। यह आर्थिक नीतियों के सेट को संदर्भित करती है। इसमें देश में धन की आपूर्ति बढ़ाने, सुधारों को लागू करने, सरकारी खर्चों को बढ़ाने के लिए नीतियां शामिल है। हाल ही में सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसैंथेमम से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिंजो आबे। जापान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसैंथेमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। वह संविधान के तहत जापान के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले चौथे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। जापान के सम्राट मेजी ने वर्ष 1876 में ग्रेट कॉर्नर ऑफ द ऑर्डर की स्थापना की थी। शिंजो आबे मुख्य अतिथि के रूप में भारत गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले पहले जापानी प्रधानमंत्री थे। इनके कार्यकाल में भारत और जापान के संबंध काफी मजबूत हो गए। इनके निधन पर भारत में 9 जुलाई को एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया था।
G20 हेतु भारत का नया शेरपा किसे चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ कांत। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के G20 अध्यक्ष पद के कार्यकाल हेतु पूर्णकालिक शेरपा की आवश्यकता थी, इसीलिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत G20 शेरपा के रूप में पीयूष गोयल का स्थान लेंगे। यह केरल कैडर के वर्ष 1980 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 2016 में नीति आयोग के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया था। हाल ही में चर्चा में रहा पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। इस जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में 20 रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। पद्मजा नायडू पार्क यह दार्जिलिंग में है, वेस्ट बंगाल में। देश के सबसे ऊंचाई वाले चिड़ियाघरों में से एक है। इन पांडा को पश्चिम बंगाल के सबसे ऊंचाई पर संरक्षित क्षेत्र सिंगलीला नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। दुनिया में विशालकाय पांडा और रेड पांडा केवल यही 2 अलग अलग पांडा प्रजातियां हैं। यह सिक्किम राज्य का वैसे राज्य पशु भी है। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 2022 का पुरुष सिंगल्स खिताब किसने जीता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 10 जुलाई को लंदन में ऑस्ट्रेलिया के निक किर्जियोस को 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 से हराकर 7वां विंबलडन पुरुष खिताब और 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब वे राफेल नडाल के रिकॉर्ड से बस एक खिताब पीछे हैं। इसके साथ ही जोकोविच, रोजर फेडरर, पीट सम्प्रास और बियॉन बोर्ग के बाद लगातार 4 विंबलडन खिताब जीतने वाले चौथे पुरुष खिलाड़ी भी बन गए। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 2022 का महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एलिना रिबाकिना। रूसी मूल की कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना ने ट्यूनीशिया की तीसरी वरीयता प्राप्त ओंस जबूर को 3-6, 6-2, 6-2 से हराकर विंबलडन में महिला एकल खिताब जीता। वे किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाली अपने देश की पहली महिला खिलाड़ी थीं। 23 वर्षीय 2011 में पेट्रा क्विंटोवा के बाद विंबलडन में खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी भी बनी है। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क की आधारशिला रखी है। 3200 किलोमीटर के कुल 13 एक्सप्रेसवे में से 7 पर काम चल रहा है, जबकि 6 संचालित हैं। तो ये 7 जिन पर काम चल रहा है, इसका नाम सुन लीजिए: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे, गाजीपुर बलिया मांझीघाट एक्सप्रेसवे। और जो ऑलरेडी संचालित हैं वे 6 एक्सप्रेसवे हैं: यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। किस भारतीय कंपनी ने डेनमार्क की कंपनी बेस लाइफ साइंस को करीब 110 मिलियन यूरो यानी कि 875 करोड़ रुपए में खरीदा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इन्फोसिस। इस डील से न केवल यूरोप में भारतीय आईटी कंपनी इन्फोसिस की स्थिति मजबूत होगी, बल्कि लाइफ साइंस डोमेन में इसका अनुभव भी बढ़ेगा। इन्फोसिस के प्रेसिडेंट रवि कुमार एस ने इस डील के बारे में कहा, यह डील लाइफ साइंस के क्षेत्र में इन्फोसिस के एक्सपर्टाइज को मजबूत करेगी। बेस इन्फोसिस के साथ मिलकर उपभोक्ता स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, मेडिटेक और जीनोमिक्स उद्योगों में अपनी क्षमता के क्षेत्र में और विविधता लाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के किस शहर में बने नवनिर्मित इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एम्स को राष्ट्र को समर्पित किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देवघर। 654 एकड़ भूमि में फैला यह हवाई अड्डा देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सीधी विमान सेवा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए इंडिगो एयरलाइंस की पहली फ्लाइट को भी हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा पीएम ने झारखंड में हाईवे, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और गैस बॉटलिंग प्लांट सहित 16,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने किस कंपनी को सुरक्षित विमान सेवा में गिरावट को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्पाइस जेट। मार्च 2022 में एक प्रशिक्षण केंद्र में डीजीसीए की जांच में पता चला कि स्पाइस जेट दोषपूर्ण स्टिक शेकर, जो पायलट को आसन्न गिरावट की चेतावनी देता है,
के बावजूद अपने पायलटों को अनुरूपक यानी सिमुलेटर पर प्रशिक्षण दे रहा था। स्पाइसजेट ने 31 दिसंबर 2021 को समाप्त 9 महीने की अवधि के लिए लगभग 1260 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध घाटा दर्ज किया है और अभी तक पूरे वित्तीय वर्ष 2022 के लिए अपने परिणाम भी घोषित नहीं किए हैं। यह इन परिस्थितियों की ओर इंगित करता है जब एयरलाइन कंपनी विक्रेताओं को भुगतान करने में सक्षम नहीं होती है और स्पेयर पार्ट्स की कमी हो जाती है, क्योंकि अधिकांश विक्रेता कैश ऑन कैरी आधार पर व्यवसाय करते हैं। दक्षिण कोरिया के येओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किस भारतीय ने जीता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पल्लवी सिंह। इस प्रतियोगिता में 110 देशों ने भाग लिया था। कानपुर की रहने वाली पल्लवी सिंह मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में एशिया की प्रतियोगी थी और इन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए भारतीय महिलाओं की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया और यह खिताब जीता। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF और इस वीडियो लेक्चर का इंग्लिश एडिशन और साथ में इंग्लिश में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आपको एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस योजना के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म POP लॉन्च किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम। कर्नाटक के बेंगलुरु में राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम के तहत प्लेटफॉर्म फॉर प्लेटफॉर्म POP का शुभारंभ किया। ई-नाम प्लेटफॉर्म फॉर प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा प्रदाताओं के मंच का एकीकरण करता है, जिसमें शामिल है समग्र सेवा प्रदाता, वैसा सेवा प्रदाता जो कृषि उपज के व्यापार के लिए समग्र सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसमें गुणवत्ता परख, व्यापार, भुगतान प्रणाली और लॉजिस्टिक्स से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।